हिंद दोस्तों, आई एम सपना। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार होते क्या हैं, किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें ये जानना है। जनता को मिले सीधे अधिकार। भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 में किया गया है, जो आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है। ये पॉइंट हमें याद करना है, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। सबसे पहले ये यूएसए से लिया गया है, इसका उल्लेख भाग 3 12 से 35। अब यूएसए से लिया गया है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या था? ब्रिटेन से आई अवधारणा थी एक, जो मजदूरों को अधिकार, जो वहाँ पे राजशाही तंत्र था, वो मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे। तो मैग्ना कार्टा एक तरीके से अधिकार है। तो अधिकार मतलब इससे संबंधित शब्द ही मैग्ना कार्टा है। मूल रूप से संविधान में 7 तरह के अधिकार थे, लेकिन अब करंट टाइम में 6 अधिकार हैं। 44 संविधान संशोधन 1978, जो 44 अमेंडमेंट एक्ट था 1978, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार, एक विधिक अधिकार के रूप में है, कानूनी अधिकार के रूप में है, वो मौलिक अधिकार नहीं है। बच्चे यहाँ पे अब प्रेजेंट में 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। बच्चे यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि ये 44वां संविधान संशोधन था या 42वां संविधान संशोधन था। तो ये संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था, जो अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को रखा गया। अब जानते हैं कि ये कानूनी अधिकार क्या होते हैं, फंडामेंटल हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो जो हमारे मौलिक अधिकार होता है ना, जिन्हें संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है, अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या कोई व्यक्ति या राज्य कर रहा है, तो आप अधिकारों अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे। इससे न्यायालय आपके अधिकारों का संरक्षण करेगा। इससे वो रिट जारी करता है। रिट जारी करने का अधिकार है। आपके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए न्यायालय, कोर्ट अधिकार रिट जारी करता है। लेकिन जो कानूनी अधिकार होते हैं, इसमें किसी भी तरीके का रिट नहीं जारी हो सकता। ये फ़र्क है कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। जो अल्पसंख्यकों को ये अधिकार मिला है आर्टिकल 32, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें हमेशा ये हमारे कीवर्ड है। तो अगर हम ऐसे याद करने लगेंगे ना कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो जल्दी हमें कीवर्ड पे ध्यान देना होता है। तो आइए समानता का सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14, समानता का अधिकार। तो समानता है क्या? यह अधिकार भारतीय जनता को सभी क्षेत्र में समान बनाने का प्रयास करता है। ये समानता का अधिकार हमें दिया ही इसलिए जाता है कि सभी व्यक्ति सभी क्षेत्र में एक समान उनको अवसर दिया जाए, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और अपनी जो समानता के विचारों को प्रेरित कर सकें। इसलिए समानता का अधिकार दिया गया है। तो जो आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर प्रतिषेध। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसमें क्या है कि सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 17 है छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। जैसे पहले राय बहादुर और सर की उपाधि दी जाती थी ना, अब ऐसा नहीं है। भारत रत्न और पद्मश्री ये राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, ये उस श्रेणी में नहीं आती, ये उपाधि के तौर पे नहीं इसको हम प्रयोग करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि याद करने के लिए ये हमें जल्दी याद नहीं होते हैं। हमारी सबसे बेसिक, भाई फर्स्ट टाइम अगर कोई पढ़ रहा है तो वो जल्दी याद नहीं होगा। तो आप हमेशा ऐसा करिए कि आप कीवर्ड पे ध्यान दीजिए। जैसे ये है ना विधि, ये कीवर्ड हो गया। आर्टिकल 15 में हमारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, ये हमारा कीवर्ड हो गया। 16 में हमारा है लोक नियोजन, ये कीवर्ड हो गया, इसको याद रखिए। 17 में है अस्पृश्यता, उपाधियाँ। विधि
आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान याद करिए। आर्टिकल 16 लोक नियोजन, 17 अस्पृश्यता, छुआछूत, उपाधियाँ। इसको आप 2-4 बार ऐसे पढ़ोगे ना। 14 में हमारा विधि है, 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग है, आर्टिकल 16 लोक नियोजन, 17 अस्पृश्यता, 18 उपाधियाँ। आप बस की वर्ड लर्न करोगे ना, 2-4 बार पढ़ोगे ना, एकदम दिमाग में छप जाएगा। लेकिन अगर आप लाइन की पूरी की लाइन याद करने बैठ जाओगे तो नहीं हो पाएगा जल्दी। तो आप हमेशा ऐसा करिए कि अगर आप नोट्स अपने बना रहे हो तो उसमें आप कीवर्ड्स लिखिए, पूरी लाइन मत लिखा करिए। नोट्स बनाने का मतलब यही होता है कीवर्ड अपने लिखने हैं। जब आप रिवीजन करोगे तो वो कीवर्ड जब दिमाग में आएगा ना तो आपको पूरी लाइन की लाइन आपके दिमाग में छप जाएगी। तो हमेशा प्रयास करिए कि नोट्स में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। पहला हमारा समानता का अधिकार था, सेकंड हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता मतलब क्या? भारत की जनता जो है वो स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, ताकि उसके विकास के माध्यम से हमारे देश समाज का भी विकास हो। तो ये स्वतंत्रता अगर मान लीजिए कि स्वतंत्रता अगर बाधित कर दी जाए, मान लीजिए कोई लड़की है, अगर उसको पढ़ने की स्वतंत्रता ना हो, घर से बाहर भेजा ही ना जाए, तो उसके व्यक्तित्व का विकास सही मायने में नहीं हो पाएगा। कोई भी जेंडर है, यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार ना दिया जाए, बाहर जाने का अधिकार ना दिया जाए, तो उसके अंदर जो उसकी प्रतिभा है, उसकी क्षमता है, उसका विकास नहीं हो पाएगा। जब उसका विकास नहीं होगा, जब स्वयं का विकास नहीं होगा, तो वो सोसाइटी और कंट्री को क्या सर्व करेगा। यही इसीलिए हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहले जानेंगे ये हो गया। इसके बाद सबसे पहले आता है 19 में अभिव्यक्ति एवं जैसे आर्टिकल जो 19 है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो इसके भी सब क्लॉज हैं। जैसे 19 क्लॉज 1, 19 क्लॉज 2, 19 क्लॉज 3 हो गया। तो उसमें भी इसके क्लॉज हैं। तो सबसे पहले 19 क्लॉज 1 में क्या है कि बोलने की स्वतंत्रता। इसमें भी लोग जल्दी याद बच्चों को नहीं हो पाता है, तो इसमें भी हमें कीवर्ड पे ध्यान देना है। तो इसको हम एक कहानी के तौर पे समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज का। तो इसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें क्या है, मतलब इसका क्या हुआ कि बोलने की स्वतंत्रता। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको बोलने की स्वतंत्रता है, वो किसी गवर्नमेंट से खफा है, नाराज़ है, तो वो गवर्नमेंट के बारे में खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता उसको है। तो पहले में हमारे बोलने की स्वतंत्रता हो गई। सेकंड में वो क्या करेगा, वो जो बच्चा नाराज़ है तो वो शांतिपूर्ण रूप से एक जगह बैठ के अनशन करेगा। ठीक, आप समझिएगा। कोई स्टूडेंट है, सरकार से खुश नहीं है, उनके खिलाफ बोलना शुरू करता है। फिर सेकंड में आता है शांतिपूर्ण एकत्र होने का। तो फिर देखता है कि अकेले बोलने से तो कुछ हो नहीं रहा है, बोलता तो है लेकिन अकेले बोलने से तो कुछ होता नहीं है। और इसमें सेकंड में है कि बिना हथियारों के शांतिपूर्ण एकत्रित होने की। तो वो बिना हथियार के धरना प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन बिना हथियार के। फिर उसके बाद आता है थर्ड, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। तो पहले तो सेकंड में वो बोलता है, उसके बाद क्या होता है कि जब वो देखता है कि मेरे बोलने से कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर समूह बनाता है। फिर फोर्थ में आता है पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। जब वो समूह बनाता है तो फिर पूरे भारत में घूमकर सरकार की नीतियों के बारे में उनकी आलोचना करता है, जैसे अभी करंट टाइम में राहुल गांधी जी कर रहे हैं। फिर जब वो पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से कहीं आवागमन करने लगता है, तो फिर वो निवास करने की स्वतंत्रता। 19 में 5वें में है निवास करने की स्वतंत्रता आ गई। फिर उसके बाद जब भारत में हर जगह वो निवास करने की उसको स्वतंत्रता है, इसमें भी अपवाद हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, कि कुछ मतलब बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे हर कोई नहीं जाके वहाँ पे बस सकता कि आप ज़मीन ले लो। पहले तो जम्मू कश्मीर में ये लागू था, लेकिन अब ऐसा नहीं है आर्टिकल 370 हटने से। तो लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे आप ऐसे जाके वहाँ पे बस नहीं सकते हो। फिर उसके बाद हमारा लास्ट में आता है, जब वो बसेगा तो उसको आजीविका भी चाहिए खाने पीने के लिए। तो भारत में आजीविका रोजगार का अधिकार। तो आर्टिकल 19(1) में क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड में है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब बिना हथियार के आप इकट्ठा हो सकते हो। फिर हमारे तीसरे में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। सोसाइटी जिसमें देखे होंगे कि किसान लोग सबका एक अलग अलग समूह होता है,
पार्टियां हैं जैसे कि सब इकट्ठा, जैसे किसान नेता हो गए तो किसानों के अधिकारों के बारे में बात करते हैं। मजदूर वर्ग हो गया, उनका एक संघ होता है, मजदूर संघ, किसान संघ। तो ये सब एक आवाज़, एक नेता होता है, वो सबकी आवाज़ बनता है। फिर 19 फोर्थ में हमारा हो गया पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। फिर राज्य के किसी भाग में निवास एवं बसने की स्वतंत्रता। फिर हमारा आता है कारोबार करने की स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल 20 है हमारा अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो जो कोई व्यक्ति या किसी ने अपराध किया है तो उसको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये 3 प्रकार के संरक्षण होते हैं। जैसे आर्टिकल 21 में क्या है, उसे उसी समय कोई अपराधी है तो जो उसको आर्टिकल 20 के तहत उसको संरक्षण प्राप्त है, तो 20(1) जो है उसे उसी समय के कानून से सज़ा दी जाएगी। ये नहीं कि 2015 में उसने अपराध किया और जो 2020 में कानून बना है तो 2020 के बेसिस पे उसको सज़ा नहीं मिलेगी। उसको 2015 में जो कानून था, जिस समय जिसने जो अपराध किया है उस समय जो कानून था उसके तहत वो अपराध को सज़ा दी जाएगी। फिर दूसरे में आता है खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 में क्या है, उसे उसी समय के कानून से सज़ा दी जाएगी। हमारा सेकंड में है खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। थर्ड में क्या है, इसमें 20(1), 20(2), 20(3) अनुच्छेद 20(1) में उसे उसी समय के कानून से सज़ा दी जाएगी। दूसरे में खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और थर्ड में क्या है, एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा। ये नहीं कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए बार बार सज़ा दी जाएगी, सिर्फ एक बार सज़ा दी जाएगी। फिर आता है आर्टिकल 21, ये बहुत महत्वपूर्ण है, राइट टू लाइफ। इसके अंतर्गत आता है जीवन का अधिकार। इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने निर्णयों से इसको विस्तृत करता रहा है, हमेशा इसको बहुत इलेबोरेट करता रहा है, विस्तृत व्याख्या इसकी हमेशा समय समय पर होती रही है। जैसे 2017 में जो कानून बना था निजता का अधिकार, तो मतलब शादी करने का अधिकार, सोने का अधिकार। जैसे सोने का अधिकार 2013 में बाबा रामदेव जब वो वहाँ पे दिल्ली में लोकपाल बिल के तहत जब वो अनशन कर रहे थे अन्ना हजारे जी के साथ, तो वो जब सोते हुए उनको पकड़ के पुलिस ले गई थी, तो उस टाइम ये मुद्दा बहुत उठा था कि सोने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। और फिर बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, मरने का अधिकार भी इसमें शामिल किया गया कि मरने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। फिर 21A 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जिसमें ये प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। फिर आर्टिकल 22 आता है हमारा गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 20-22 में पहले अपराध आता है कि गिरफ्तारी 22 में है कि गिरफ्तारी 20 में। तो जो आर्टिकल 20 और 22 है, तो पहले व्यक्ति अपराध करता है, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है ना, तो 20 हमारा अपराध हो गया। इसको आप लोग बिल्कुल याद एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अगर इसको कहानी के तौर पे सुनेंगे ना तो जल्दी, मतलब अच्छे से जल्दी कैच कर पाएंगे। तो जो पहले अपराध होता है उसके बाद गिरफ्तारी होती है। तो जो हमारा 20 में पहले अपराध होगा, 22 में हमारा गिरफ्तारी होगी। तो 22 के तहत भी हमें 3 तरीके के अधिकार दिए गए हैं। 22(1) में क्या है, कारण। अगर कोई गिरफ्तार, अगर पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं कोई अपराधी को, आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, मतलब कोई अगर अपराधी है उसको अगर पुलिस पकड़ने आ रही है तो वो पहले कारण पूछेगा कि किस जुर्म के लिए आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर दूसरे में आता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। उसमें यात्रा का जो टाइम है वो नहीं जोड़ा जाता है, आवागमन के समय को नहीं जोड़ा जाता है। फिर तीसरे में आता है उसे मनपसंद कानूनी सलाह, मतलब वकील से परामर्श लेने जो भी है, तो उसको ये अधिकार मिला हुआ है। तो आर्टिकल 22 के तहत 1 के तहत उसको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर, सेकंड में क्या है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा। फिर थर्ड में आता है आवागमन के समय को नहीं जोड़ा जाएगा। फिर हमारा आता है आर्टिकल 23। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 में है मानव व्यापार, बलात्कार, श्रम, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगेगी। आर्टिकल 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से रोका जाएगा। तो हमेशा कन्फ्यूज़न होती है कि ये जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में जो काम करने से रोका गया आर्टिकल 23 में है कि 24 में है। तो 24-14 एकदम सेम लग रहा है ना, कोई 24 साल का बच्चा, कोई 14 साल का बच्चा, तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। तो फिर याद आ जाएगा कि अच्छा 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से मनाही है। हमारा हो गया 23 हो गया। आर्टिकल 25 वो चौथा हो गया हमारा। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 के अंदर आता है। तो इसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, किसी राज्य का कोई धर्म नहीं है,
ये हमेशा याद रखिएगा। कीवर्ड को याद रखने मतलब जैसे होता है ना कि 25 धर्म को मानने, आचरण करने, आचरण मतलब होता है नियम, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 में धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जैसे सिख पाग पहनते हैं, कृपाण रखते हैं, तो ये उनका 25 के अंतर्गत आएगा। वो अपने एक तरीके से धर्म का आचरण उसका निर्वहन कर रहे हैं। आर्टिकल 26 का है धर्म को प्रबंधन करने का अधिकार, जो मैनेजमेंट होता है। आर्टिकल 27 में है संपोषित करने का, धार्मिक कार्यों के लिए जो टैक्स वगैरह होता है संपोषित करना, 27। आर्टिकल 28 प्रत्येक जनता धार्मिक जगह पर उपस्थित होने के लिए स्वतंत्रता है, कि गैदरिंग होती है, जैसे कोई धार्मिक सभा है तो मतलब लोगों की एक गैदरिंग होती है, तो वो हमारा 28 के अंतर्गत आएगा। अब हो क्या हमारा आर्टिकल 25 आपने देख लिया ना, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27, 28। अब यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण और सुरक्षा संबंधी अधिकार है। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया गया है। आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। और आर्टिकल 30 में है शिक्षा संबंधी प्रावधान जो है वो अपने स्कूल कॉलेज मतलब खोल सकते हैं। संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास है ये एक तरीके का, तो इसलिए उनको ये अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 30 के अंतर्गत आता है। ये हो गया। अब छठा होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 32 के तहत आता है। तो किसी के अधिकार का हनन जब होता है तो कोई व्यक्ति करता है या फिर राज्य, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जाकर अपील दायर करता है। और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा, तो अगर जब क्वेश्चन पूछेगा B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है B.R. अम्बेडकर ने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा। लेकिन अगर दूसरा पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। अब ये सारे अधिकार को संवैधानिक उपचारों के माध्यम से रिट जारी करती है जो न्यायपालिका होती है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करती है। और जो 5 रिट जारी करती है तो थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट बोलती है कि सशरीर उसको पेश करिए। सेकंड हमारा है परमादेश, मतलब आदेश, सरकारी अधिकारियों के लिए एक तरीके का आदेश है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, नहीं तो मतलब उनको एक कोर्ट ऑर्डर देती है कि सरकारी अधिकारी जो है अपने कर्तव्यों का पालन करें। और तीसरे में हमारा है प्रतिषेध। तीसरे में हमारा प्रतिषेध है। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये ऑर्डर देती है कि ये कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो प्रतिषेध का मतलब ये हो गया। चौथा हमारा उत्प्रेषण आता है। तो उत्प्रेषण में क्या है, ये भी मतलब ऊपरी अदालत निचली अदालत को ऑर्डर देती है, ऊपरी अदालत निचली अदालत को, कि लंबित जो मुकदमे हैं वो मेरे पास भेजिए। उत्प्रेषण का मतलब ये होता है। फिर पाँचवा अधिकार प्रक्षालेख, ये क्या होता है कि किस अधिकार से आप इस पद पर हैं, किस अधिकार से आप इस पद पर है, अगर वो वैलिड होगा तो वो उस पद पर बना रहेगा, अगर वैलिड नहीं होगा तो उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। ये हमारे हमने देख लिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश हो गया, अधिकार प्रक्षा, प्रतिषेध, प्रेषण, बस कुछ चीज़ें और बची हैं। 32 तक तो जो है 32 तक तो हमारे अधिकार हैं। उसके बाद जो हमारा 32 तक तो हमारे अधिकार हैं। जो 33, 34, 35 है, ये संसद इसके बारे में बताती है कि वो क्या कर सकती है। जैसे आर्टिकल 33 है, इसमें तो नहीं दिया है, मैं अलग से आपको बता दे रही हूँ कि जो आर्टिकल 33 है वो सेना और सशस्त्र बलों के लिए है। इसमें संसद जो है, इसमें संसद उनके अधिकारों को सीमित करती है, नियंत्रित करती है, कि सेना के अलग से रूल्स कानून अलग से संसद बनाती है। आर्टिकल 34 में क्या है, 34 के तहत भी संसदीय कानून बनाती है, इसमें भी कानून बनाती है। लेकिन जैसे होता है ना, जो आर्टिकल 34 है तो मार्शल लॉ, जहाँ पे जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगता है तो वहाँ पे लोगों के अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है, अंकुश लग जाता है। और आर्टिकल 35 में संसद फंडामेंटल राइट के संबंध में कानून बना सकती है। मतलब आर्टिकल 35 में संसद मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकती है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। और ये देख लीजिए बेसिक, ये बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, केशवानंद भारती बनाम 1973। शिक्षा का अधिकार 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। प्रत्यक्ष बंदीकरण 3 माह के लिए।
किस अभिव्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 23, अपने विरुद्ध वो गवाही नहीं दे सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत है बौद्ध, जैन, सिख। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये देख लीजिए संपत्ति का अधिकार, इसको भी देख लीजिए। पहले मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 1904 में इसके अंतर्गत था, फिर इसको 300 में सम्मिलित किया गया। विधिक अधिकार के रूप में वर्तमान स्थिति इसकी है, और 44 1978 है। तो क्या दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा मुझे। मैं आगे और भी ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी। और थैंक यू सो मच।